हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम इनकी बिजनेस को समझेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट को समझेंगे, साथ ही साथ इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक कैसा रहेगा ये भी हम समझेंगे। ये जो सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, इस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है ये भी डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, डिटेल्स में समझते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखना कि जो हमारे फुल एनालिसिस वीडियोज होते हैं वो जनरली लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल्स में चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप भी डिटेल्स में समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं, कंपनी का इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी का नेम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड is an integrated power plant equipment manufacturer engaged in design, engineering, manufacture, erection, testing, commissioning and servicing of a wide range of products and services for the core sectors of the economy, which power, transmission, industry, transportation, renewable energy, oil and gas and defense। ठीक है, तो देखो ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो पावर प्लांट में इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। ठीक है, इंगेज्ड इन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विसिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब काम करती हैं पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ये बताई जा रही है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जो कोर सेक्टर्स हैं उनके लिए ये काम करती है। जैसे देख सकते हो पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस। तो ये सभी सेक्टर के ऊपर ये कंपनी काम करती है। इन सभी सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। एक चीज़ और, it is the flagship engineering and manufacturing company of India owned and controlled by the government of India। तो ये एक सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो पावर सेक्टर से जो इनकी रेवेन्यू है ये ज़्यादा आती है, 76% ऑफ रेवेन्यूज यहाँ पर पावर सेक्टर से ही आती है इनकी। द कंपनी हैज़ कैपेबिलिटीज़ टू मैन्युफैक्चर द एंटायर रेंज ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग थर्मल, गैस, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो भी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, गैस, सभी के लिए यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स बनाती हैं। पावर प्लांट्स के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी भेल यानी कि बनाती है। सेकंड, यहाँ पर देखो इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी ये जो कंपनी है ये इक्विपमेंट्स बनाती है, और इंडस्ट्री सेक्टर से यहाँ पर जो इनकी रेवेन्यू है ये कम है, 24% ऑफ रेवेन्यूज यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर हम इसे मानकर चल सकते हैं कि ये पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है पावर प्लांट्स के अंदर। अंडर दिस सेगमेंट कंपनी offers various product solutions for various sectors which transportation, renewables, defense and aerospace, energy storage solutions and other business areas, captive power and process plants, transmission and industrial products। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर ये कंपनी काम करती है। देख सकते हो यहाँ पर ऑफर्स वेरियस प्रोडक्ट सॉल्यूशंस फॉर वेरियस सेक्टर्स। देखो ये सब सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी जो प्रोडक्ट्स होती है वो ये कंपनी बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है। डिफेंस एंड एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेक्टर्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम ये कंपनी करती है। यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर बुक पोजीशन। ठीक है, एज पर FY22 आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 1,02,500 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है कितना, 1,02,500 करोड़। इट रिसीव्ड 23,690 करोड़ ऑफ ऑर्डर्स इन FY22। तो FY22 में यहाँ पर बताई जा रही है कि इतने अमाउंट के ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, 23,690 करोड़, काफ़ी अच्छी बात है। आउट ऑफ विच 76% इज फ्रॉम पावर सेक्टर,
जिसमें 76% पावर सेक्टर के लिए थे ऑर्डर, ठीक है। तो देख सकते हो कंपनी को ऑर्डर्स काफ़ी बेहतरीन मिले हैं फॉर पावर सेक्टर। आउट ऑफ द टोटल ऑर्डर फ्रॉम 2017 से 22 विच वाज 16,320 मेगावाट, भेल अकाउंटेड फॉर 75%, 12,180 मेगावाट एंड कमांड्स 100% मार्केट शेयर इन न्यूक्लियर पावर। देखो न्यूक्लियर पावर के अंदर 100% ये मार्केट शेयर ऑन करती है कंपनी, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर ये सब चीज़ों को भी देख सकती हो, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनको ऑर्डर्स मिले हैं और यहाँ पर स्पेशली पावर सेक्टर के लिए ये कंपनी जानी जाती है। पावर सेक्टर से यहाँ पर इनको काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। 17 से 22 यहाँ पर देख सकते हो इतने ऑर्डर्स मिले हैं 16,320 मेगावाट के, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस कैसा है यहाँ पर। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर द कंपनी हैज़ इट्स फुटप्रिंट इन 88 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस है कंपनी की। इन FY22 एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर 8% रेवेन्यूज कंपेयर टू 11% इन FY21। तो यहाँ पर FY22 में रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू का 8% यहाँ पर एक्सपोर्ट से आया है, ठीक है, FY22 में, जो कि पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट से 11% था एक्सपोर्ट से, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो एज पर FY22 द कंपनी ऑपरेट्स 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 2 रिपेयर यूनिट्स अक्रॉस नेशन। तो यहाँ पर 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनी की और 2 रिपेयर यूनिट्स हैं इंडिया में। उसके बाद R&D कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो देखो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। द कंपनी हैज़ 14 R&D सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया। इट आल्सो हैज़ 5 स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, वेल्डिंग, सेरामिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल अक्रॉस वेरियस सिटीज़। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 5 स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल, वेल्डिंग, सिरामिक टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों के लिए स्पेशल 5 R&D सेंटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इट हैज़ कंसिस्टेंटली स्पेंड 2.5% ऑफ टोटल सेल्स टुवर्ड्स R&D ओवर ईयर्स। तो हर साल ये जो कंपनी है ये अपने टोटल सेल्स की 2.5% स्पेंड करते हैं R&D के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो देख सकते हो R&D के ऊपर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखो मार्केट कैप है 1,06,447 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पे 377 की है, इंडस्ट्री पी 58 की है। तो देख सकते हो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग पेग रेशियो देखें तो यहाँ पर -17 की है पेग रेशियो। ROC 2.97%, ROE 1.1%। तो कुछ खास नहीं है। ROC एंड ROE बहुत ही कम परसेंटेज में देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक है 63.2%। करेंट प्राइस 306, बुक वैल्यू 70.2 रुपीज़। डेप्ट है यहाँ पर 8856 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी 0.36 है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस है, -3936 करोड़। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 83.3 है लो और हाई है 322 की। तो सोच सकते हो यहाँ पर पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी बने हैं। डिविडेंड यील्ड 0.13% की है, फेस वैल्यू 2 रुपये की, EPS है 0.81 की। तो फंडामेंटल्स के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। उसके बाद ROC एंड ROE कुछ खास नहीं है, बाकी डेप्ट तो कुछ खास नहीं है, चलो ठीक है। डेप्ट वाली बात तो ठीक है, लेकिन ROC या ROE यहाँ पर देखें तो ये ठीक नहीं देखने को मिल रही है, काफ़ी कम है परसेंटेज में। और जो जनरली PSU कंपनीज होती हैं उनके अंदर इस प्रकार से हमें चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमें देखो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने को मिलती है। 2013 से है ये डेटा 2024 तक, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन है। 48,000 करोड़ 39,000 हो गया, फिर 31,000, फिर 25,000, फिर 28,000, 30,000, 21,000, फिर 17,000
और यहाँ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं फिर, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2021 से फिर यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। 17,309 करोड़ से बढ़कर 21,211 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पर 23,365 हो गया। फिर 23,893 करोड़ हो गया सेल्स। तो यहाँ पर 2021 से अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, 2021 के बाद से यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी उसी प्रकार से फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर देखो 2021 से बात करते हैं, पिछले कुछ सालों से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो माइनस में था, मतलब कंपनी घाटे में थी, -2700 करोड़। उसके बाद ये प्लस में हुई, 445 पर आई, फिर 477 पर, और इस बार काफ़ी ज़्यादा घट गई है, 282 पर आ गई है। लेकिन यहाँ पर सेल्स बड़े हैं, देख सकते हो यहाँ पर सेल्स बड़े हैं। मार्च 2023 के मुकाबले में 2024 के अंदर बढ़े हैं सेल्स, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घट गई है। इसके पीछे रीज़न की बात करें तो यहाँ पर देखो रीज़न है इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इनकी कम आई है, मार्जिन इनके कम बचे हैं। इस वजह से यहाँ पर देखो कम हो गई, यहाँ पर 807 करोड़ थी पिछले बार, जो कि यहाँ पर 613 हो गई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर हम फाइनल प्रॉफिट जो है ये भी देख पा रहे हैं कि कम हुई है, काफ़ी ज़्यादा घट गई है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। देख सकते हो 10 साल में -5%, 5 साल में -5% सेल्स की ग्रोथ रही है। 3 साल में ठीक ठाक रही है, एवरेज रही है 11% की, और TTM में 2% की। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये ठीक देखने को मिली है, प्लस में है 28%, ये अच्छी है। बाकी यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रही है। भले ही कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट नहीं बढ़े हों, लेकिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं। रीज़न भी सबको पता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने PSU कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में जो PSU स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया मिले हैं। 10 साल में 7% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 5 साल में 35% के CAGR से, 3 साल में 66% और 1 साल में 252%। तो सोच सकते हो यहाँ पर इस हिसाब से कि इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। बाकी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक नहीं है, सिंगल डिजिट है। एंड फिर यहाँ पर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर देखो कैश रिजर्व काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि पहले के मुकाबले में घटी है कैश रिजर्व, लेकिन अगर यहाँ पर हम बोरोइंग्स की तुलना में देखें तो बोरोइंग्स की तुलना में ओवरऑल ज़्यादा ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स यहाँ पर इस बार घटी है, देख सकते हो 56,000 करोड़, फिर 60,000 करोड़ और उसके बाद 59,000 करोड़। तो थोड़ी सी यहाँ पर एसेट्स घटते हुए हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, FIIs एंड DIIs की जो होल्डिंग है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो FIIs की होल्डिंग बड़ी है, लेकिन DIIs की जो होल्डिंग है वो घटी है यहाँ पर इस बार, इस क्वार्टर मार्च 2024 के क्वार्टर में। बाकी पब्लिक की बात करें तो 12.14% की होल्डिंग है पब्लिक की, और यहाँ पर घटी है, लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है पब्लिक की होल्डिंग। और यहाँ पर खरीदने वाला कौन है? FIIs एंड DIIs। तो इस हिसाब से देखें तो एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अब डिस्कस करते हैं इनकी टेक्निकल्स को। देखा जाए फंडामेंटल्स को हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ को डिस्कस कर लिया, कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर लिया। अब हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो देखो अभी जो प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है ये है 305 का लेवल, 52 वीक हाई का जो लेवल है ये है लगभग 320 का। तो यहाँ पर बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाइंग करने के लिए सही समय नहीं है। यहाँ से गिरावट अगर आती है, करेक्शन आती है, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो गिरावट आएगी,
तो ये जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट सही नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। अगर मार्केट में कोई भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से प्राइस गिरकर 225 तक आती है तो फिर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा कि यहाँ पर हाल फिलहाल ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, 2 दिनों तक लगातार इस प्राइस रेंज में हमें देखने को मिली थी स्टॉक। ये कब का दिन है, यहाँ पर 4 जून, ठीक है, 4 जून जो कि इलेक्शन की रिजल्ट आई थी जिस दिन, उस दिन यहाँ पर काफ़ी भयंकर गिरावट आई थी। और यहाँ पर जो लोग बाइंग किए होंगे 4 जून को या फिर नेक्स्ट डे को बाइंग किए होंगे तो फिर अभी तक बढ़िया प्रॉफिट में होंगे वो लोग, ठीक है। और वही लोग यहाँ पर 52 वीक के हाई के लेवल पर जाने के बाद सेलिंग करेंगे, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बैठे होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है। बाकी अभी बजट आनी बाकी है, ठीक है, तो बजट आएगी जुलाई में। और बजट के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें अगर बोली जाती है पावर सेक्टर को लेकर, पीएसयू कंपनीज को लेकर, तो फिर यहाँ पर हम बहुत ही भयंकर तेज़ी देख पाएंगे, ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि हाँ अब प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर बढ़िया तरीके से बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलती है तो ये जो प्राइस है ये 350, 400, 500 तक भी जा सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो पीएसयू कंपनीज होते हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो वर्तमान में सरकार आई है वो स्टेबल गवर्नमेंट ही आई है, मोदी जी ही आए हैं। और मोदी जी के बारे में पूरे बाज़ार को पता है कि मोदी जी की वजह से जो पीएसयू कंपनीज हैं इनके अंदर बढ़िया रफ्तार आ सकती है, जैसा कि पिछले कुछ सालों में आई है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 52 वीक हाई का लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी आ सकती है, 400, 500 तक भी जा सकती है शेयर, ठीक है। लेकिन देखो कोई रिकमेंडेशंस मत समझना, कोई एडवाइस मत समझना, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कोई गारंटेड चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 288 सपोर्ट का लेवल है और 225। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है और गिरकर प्राइस यहाँ तक आती है तो इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, और फिर प्राइस ऊपर बढ़ती है तो इस लेवल पर सेल कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये डिस्काउंट का जो लेवल है ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, इस लेवल पर सही डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे इस कंपनी को बाई करना है तो करना है, नहीं तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, अगर फोमो का शिकार हैं तो ये उनकी पर्सनल डिसीजन हो सकती है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्टडी ये कहती है कि हाँ कोई भी प्राइस पर बाइंग करना कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप कर सकते हो, इस प्राइस रेंज पर भी, इस प्राइस रेंज पर भी। अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे अनुसार आप लोग बाइंग नहीं करते हो और प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाता है तो फिर आप लोग मुझे ही कहोगे कि यार तुम्हारे कहने पे नहीं बाइंग किया डिस्काउंट के चक्कर में, और देखो अब प्राइस बहुत ही ऊपर बढ़ गया। तो पछतावा होने से अच्छा है आप लोग इन्वेस्ट कर दो, अगर इस प्रकार से सोचते हो आप तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तरह जो लोग भी डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हैं, रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हैं, वो लोग डिस्काउंट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में मौके तो मिलते रहते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि प्राइस बढ़कर 500 ही क्यों ना चला जाए, वहाँ से भी 20% की डिस्काउंट मिलेगी तो वहाँ पर भी मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरी स्ट्रेटेजी है। तो जिनकी भी इस प्रकार की स्ट्रेटेजी है वो वेट कर सकते हैं। बाकी जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं इस स्टॉक को लेकर वो लोग यहाँ पर अपने हिसाब से सोच सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट एक बार ज़रूर से कर लेना अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो, ठीक है। तो ये रही इनकी टेक्निकल्स। एंड अब हम फाइनल डिस्कस करते हैं कि सेक्टर कैसा है ये। तो देखो ये जो सेक्टर है ये फ्यूचर सेक्टर है, फ्यूचर में भी इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि पावर के बिना कुछ भी पॉसिबल है क्या, कुछ भी नहीं। तो पावर की डिमांड आगे भी रहने वाली है, भले ही तरीके बदल सकते हैं। अभी जो थर्मल पावर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा और हाइड्रो पावर चल रहा है, ये सब काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, लेकिन आगे चलकर रिन्यूएबल पावर काफ़ी ज़्यादा चलेगा। तो रिन्यूएबल के लिए भी ये जो कंपनी है ये इक्विपमेंट्स बनाती है, तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट्स आगे भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, थर्मल, हाइड्रो सभी के लिए ये इक्विपमेंट्स बनाती है। इसके अलावा एरोस्पेस एंड डिफेंस में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो ये जो सभी सेक्टर्स हैं इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाला है। तो इस वजह से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके भी डिमांड्स रहने वाले हैं और बिल्कुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो फ्यूचर की बात अगर हम करें तो चलो ठीक है,
अब देखो ये जो कंपनी है ये एक पीएसयू कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से ध्यान देती है तो कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है पीएसयू कंपनीज के ऊपर और पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उस प्रकार से अगर आगे भी ध्यान देती है तो फिर इस प्रकार की कंपनियों को बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है पीएसयू कंपनीज के अंदर, तो ये चीज़ आप लोग सोच समझ कर चलो। अगर आपको विश्वास है कंपनी के अंदर कि चलो कंपनी आगे बढ़िया ग्रो कर सकती है क्योंकि सरकार बढ़िया आई है, सरकार ध्यान देगी इस कंपनी के ऊपर या फिर पीएसयू जो कंपनीज हैं उन सभी के ऊपर ध्यान देगी जैसा कि पहले दिया है, उस प्रकार से अगर आप सोच रखते हो तो फिर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है और आपको लगता है कि नहीं अब ध्यान नहीं देगी गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि मैं किसी पार्टी से हूँ, किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। जो लॉजिकली बातें हैं वही मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मोदी 3.0 आ गया है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि फिर से मोदी गवर्नमेंट जो है वो पावर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। तो उस वजह से ये सब जो पीएसयू कंपनीज हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सभी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया यहाँ पर भी ग्रोथ आ सकती है और इसी वजह से शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी बनी हुई है इलेक्शन की रिजल्ट के बाद से। देखो इलेक्शन की रिजल्ट आई थी तो कुछ खास नहीं आई थी, इस वजह से गिरावट आई थी, लेकिन ओवरऑल एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बनी है, तो इस वजह से फिर तेज़ी आ गई है। तो यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही ये जो कंपनी होते हैं पीएसयू, इनके अंदर ग्रोथ आती है। ठीक है, गवर्नमेंट का फोकस होता है तभी ये जो कंपनीज हैं ये ग्रो करती हैं और हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बाकी सेक्टर तो आपने देख ही लिया कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा आगे भी रहने वाली है। तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में अगर यहाँ पर हम देखें तो बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पावर सेक्टर को। उस हिसाब से देखें तो ये जो कंपनी है इसके अंदर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है आने वाले 3 से 5 सालों में। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को सोचकर समझकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी रखनी है ज़रूर से। और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इनके अंदर फ्लक्चुएसन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। रीज़न भी यही है, गवर्नमेंट की वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है। भले ही कंपनी की सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने को मिल रही है सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टॉक प्राइस बढ़ रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बाकी देखो ये जो कंपनी है हाल फिलहाल इनको बहुत ही बढ़िया ऑर्डर मिले हैं 35 बिलियन रुपीज़ के अडानी पावर की तरफ से, तो आगे भी मिल सकते हैं। पावर की डिमांड जैसा कि आपको पता है कि आगे भी रहने वाली है। ठीक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी पावर सेक्टर के लिए अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो पावर सेक्टर के लिए रिन्यूएबल पावर के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी की फ्यूचर ब्राइट है और रिन्यूएबल से बिलोंग करने वाली ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, वारी रिन्यूएबल्स हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया। तो इसके मुकाबले में मुझे ये जो कंपनीज है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये भी पावर सेक्टर से ही बिलोंग करती हैं और ये भी पावर सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती हैं। तो मुझे ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब ऐसा नहीं कि ये पसंद है तो ये जो कंपनी है ये ख़राब हो गई, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, मुझे ये पसंद है, आपको ये भी पसंद हो सकता है। ठीक है, मुझे इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो इसलिए नहीं पसंद होती हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएसन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर। एंड पीएसयू कंपनी जो होते हैं इनके अंदर डिपेंडेंसी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से मुझे पीएसयू के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होते हैं वो ज़्यादा पसंद आती है।
बाकी आगे आपकी पसंद कुछ और भी हो सकती है। आपको पीएसयू कंपनीज ज़्यादा पसंद आ सकते हैं प्राइवेट के मुकाबले में, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने भेल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, डिटेल्स में एनालिसिस किया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।